भौतिक विज्ञान के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के तहत समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो ज्ञात करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता उस स्थिति में ज्ञात करने का प्रयास करेंगे जबकि उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा गया है। प्यारे छात्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त किया था और यह मान के चले थे कि उसकी प्लेटों के बीच में पूरी दूरी के दौरान परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है वो रखा गया है। लेकिन आज की स्थिति थोड़ा अलग है। आइए स्थिति पर विचार करते हैं, इससे संबंधित चित्र बनाते हैं। हम समांतर पट्ट संधारित्र की यहां पर रचना करते हैं। हम इसकी प्लेट X बनाते हैं। ये प्लेट मान लीजिए X है और इससे कुछ दूरी पर हूबहू वैसी ही एक दूसरी प्लेट Y बनाते हैं और मानते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। Y प्लेट के बाहरी तल को भूसंपर्कित कर लेते हैं ताकि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर Y प्लेट के बाहरी हिस्से को उदासीन कर दें। इसको हम कहते हैं अर्थिंग। ये अर्थिंग हो गई। अब ये मान के चलते हैं प्यारे छात्रों कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा गया है। इस तरीके से हम परावैद्युत पदार्थ बनाते हैं और इसका परावैद्युतांक ये मान के चलते हैं कि कितना है, K है। कितना है, K है। और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, उसको हम मान के चलते हैं T है। T फॉर थिकनेस। ठीक है ना। और यहां पर प्यारे छात्रों क्या है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है वायु। ये क्या है, ये वायु है और ये वाला हिस्सा भी वायु को ही बताता है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसकी धारिता हेतु सूत्र की गणना करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझने का विषय है। देखिए, इससे पूर्व भी जब हमने समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र स्थापित किया था जबकि उसकी प्लेटों के बीच में पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, तो हमने सूत्र स्थापित किया था C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। आपको यह सूत्र भलीभांति याद भी होगा। आज हम थोड़ा अलग स्थिति पर विचार कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं जो परावैद्युत माध्यम है वो उसकी पूरी लंबाई में ना फैलकर, यानी दोनों प्लेटों के बीच में ना फैलकर, कहीं इनके बीच में आंशिक रूप से भरा हुआ है। पूर्ण रूप से इनको टच वो नहीं कर रहा है। यानी कुछ हिस्सा वायु है, फिर परावैद्युत माध्यम है, फिर वायु है। तो अब इसमें कैसे गणना करेंगे हम? हमारा टारगेट क्या है? फिर से देखिएगा, हमें धारिता निकालनी है और धारिता का मूल सूत्र क्या है? Q बराबर CV से हमने स्टार्ट किया था और यहां से हमने धारिता का सूत्र प्राप्त किया था Q अपॉन V। अर्जुन की नजर कहां थी? मछली की आंख पर। हमारी नजर कहां है? जब जब हम धारिता निकालेंगे हमारी नजर, हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस दो भौतिक राशियों पर चला जाता है।
हमारा ध्यान चला जाएगा आवेश पर, हमारा ध्यान चला जा रहा है V पर, विभव पर। यानी हमें आवेश निकालना है, हमें विभव निकालना है और दोनों के अनुपात से हमें धारिता प्राप्त करनी है। कुछ ऐसा हम यहां भी करेंगे। कैसे शुरुआत करें प्यारे छात्रों? शुरुआत हम ऐसे करेंगे। हमें मालूम है कि दो प्लेटों के बीच में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। वो हमें भली भांति मालूम है, हमने पहले भी प्राप्त किया था। वो सूत्र था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और अगर कोई परावैद्युत माध्यम रखा है तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। और सिग्मा होता था आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा की जगह हम क्या रखते थे? Q अपॉन A। तो फाइनल जो हमें सूत्र प्राप्त होता था वो होता था E बराबर Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। प्यारे छात्रों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दो स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे छात्रों, यहां हम दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब वो दो स्थितियां क्या है? पहली स्थिति है हम इस परावैद्युत पट्टी के अंतर्गत परावैद्युत माध्यम, ये कुछ भी हो सकता है, ये मोम भी हो सकता है, ये अभ्रक भी हो सकता है, ये कागज भी हो सकता है, या कोई ये तेल भी हो सकता है। सबसे पहले हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे ऐसा विद्युत क्षेत्र जो इस परावैद्युत पट्टी के अंतर्गत है। यानी परावैद्युत पट्टी कितना विद्युत क्षेत्र अनुभव कर रही है, उसकी तीव्रता क्या है, तो उसको हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम दूसरा विद्युत क्षेत्र जब हम ज्ञात करेंगे तो हम ये वाला स्थान लेंगे जिसमें वायु भरी है। प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र की दो प्लेटें X और Y है। इससे कंफ्यूज मत होइए, यह परावैद्युत माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो X और Y हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? D। और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? वो है T। तो मुझे ये बताइए कि वायु में अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी गणना करना चाहें, हम चाहते हैं कि हमें प्लेटों के बीच की दूरी वायु में पता लग जाए, तो कितनी होगी? तो प्यारे छात्रों प्लेटों के बीच की दूरी वायु में होगी। इस दूरी में से इस दूरी को अगर पट्टी की मोटाई को हम घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि प्लेटों के बीच की वायु में दूरी कितनी है। ठीक है ना? तो ये दूरी कितनी आएगी? D माइनस टी। फिर से देखिएगा, हम यहां पर दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। पहली कौन सी स्थिति? पहली वो स्थिति है, पहली स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे ये पट्टी के भीतर, ये जो हमने पट्टी बनाई है इसके भीतर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस सूत्र से? ये देखिए E बराबर Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0 से। ठीक है ना? ये हो गया परावैद्युत पट्टी के अंतर्गत। इसको हम चाहे तो E1 मान लें। अब इसमें लिख भी सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं परावैद्युत पट्टी के भीतर। ये परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी के अक्रॉस या परावैद्युत पट्टी के भीतर। ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली जो गॉस का अनुप्रयोग है उसके अनुसार, Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम चाह रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र को निकालना जिसमें वायु है। हम चाह रहे हैं वायु के भीतर निकल जाए। वायु में लिख लेते हैं। ये तो हो गई परावैद्युत पट्टी में, ये हो गया वायु में। तो वायु में कितना होगा? ध्यान दीजिए, वायु में मान लीजिए है E2, और वायु में K का मान वायु के लिए कितना होता है? इसी सूत्र में देखिएगा, ये पट्टी होगी तो हमने एक परावैद्युत माध्यम ले लिया जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है।
वायु के लिए प्यारे छात्रों पहले भी हमने बताया है कि वायु के लिए के का मान कितना होता है 1। तो इसी सूत्र में आप के की जगह 1 लगा दो तो यहां पे आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहां पे अगर 1 से हम गुणा करेंगे तो इतनी ही संख्या आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, इस वीडियो को पॉज करते देखते रहिएगा। बीच में जहां समझ में नहीं आ रहा वहां पॉज कर लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसको फिर प्ले कर दीजिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए। E1 क्या है? वह वैद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पट्टी के भीतर है। परावैद्युत पट्टी में हम ज्ञात करना चाहते हैं ऐसा वैद्युत क्षेत्र, उसमें Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 आया, परावैद्युत माध्यम आया, समीकरण नंबर 1 मान ली। दूसरा हम वह वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे जो हवा में है, क्योंकि पूरे स्थान में परावैद्युत पट्टी नहीं है, तो जो बचा हुआ स्थान है वो वायु घेर रही है। तो हमने वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के रूप में निकाली, हमने उस परावैद्युत पट्टिका के अंदर निकाली, ये आ गया E1 E2 E1 E2। समीकरण नंबर 2 भी आ चुकी है प्यारे छात्रों। फिर से हम जहां जो बेसिक है हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है Q और V का अनुपात निकालना। क्या यहां पर Q दिख रहा है? इस वाले में Q दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख गया। क्या इस वाली समीकरण में Q दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल, ये दिख गया सर। प्यारे छात्रों, इसके अनुसार क्या इसमें V दिख रहा है? तो न तो पहली समीकरण में प्यारे छात्रों V दिख रहा है और न ही दूसरी समीकरण में V दिख रहा है। तो प्यारे छात्रों, इससे पहले की वीडियो में भी हमने ये बताया है V और E के बीच में एक संबंध है, पहले भी मैंने बताया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। V बराबर री बताया है मैंने, V बराबर री बताया है, लेकिन यहां R रिप्लेस हो जाएगा किससे? दूरी से। या तो D से रिप्लेस होगा या T से रिप्लेस होगा या दोनों के अंतर से रिप्लेस होगा। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखेंगे, हमने E1 निकाला किसमें? परावैद्युत पट्टी में, है ना। तो लिखेंगे परावैद्युत पट्टी में। जिस प्रकार से हमने परावैद्युत पट्टी में E1 निकाला, उसी प्रकार से हम परावैद्युत पट्टी में V निकालते हैं, V1 निकालते हैं, विभव निकालते हैं। कितना आएगा? इस सूत्र के अनुसार हम विभव निकालना चाह रहे हैं। किस किस का गुणनफल होगा? विभव, दूरी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी लेंगे? E1 लेंगे कि E2 लेंगे? आप कहेंगे सर हम E1 लेंगे। क्यों लेंगे E1? क्यों? क्योंकि हम परावैद्युत पट्टी की बात कर रहे हैं और परावैद्युत पट्टी में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 ही माना है। लेकिन E1 के लिए दूरी क्या लेंगे? देखिए, परावैद्युत पट्टी के लिए दूरी कितनी है? ये ध्यान से देखिए, T। ये परावैद्युत पट्टी है, परावैद्युत पट्टी के लिए दूरी कितनी हो गई? T। तो यहां लेंगे हम T गुणा E1। प्यारे छात्रों, इतना स्पष्ट हो गया होगा। E1 है परावैद्युत पट्टी के लिए, तो V1 भी किसके लिए होगा? परावैद्युत पट्टी के लिए। तो यहां जो दूरी है R से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। R जो है यहां पर रिप्लेस हो रहा है, या तो D के द्वारा रिप्लेस होगा, या T के द्वारा होगा, या D माइनस T के द्वारा होगा। अब परावैद्युत पट्टी के केस में हम क्या लेंगे? E1 लेंगे। तो यहां E1 ले लिया। परावैद्युत पट्टी के केस में दूरी कितनी है? यहां पे देखिए T है, तो यहां हमने T गुणा E1 ले लिया। ठीक है ना। अब यहां E1 का हम मान लगा देंगे, देखिएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब देखिए, इसी प्रकार से हम दूसरे विभव का मान ज्ञात करते हैं। अब लिखेंगे वायु में, हम लिखेंगे वायु में। अब देखिए वायु में क्या, फिर से वो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए V2 बराबर, V2 किसके लिए? वायु के लिए। अब वायु के लिए है तो वायु के लिए हम वायु वाली दूरी का प्रयोग करेंगे। अब प्यारे छात्रों, अभी हमने डिस्कस किया था, हमने विचार किया था कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में दूरी कितनी है? वायु में दूरी ये है D माइनस T। T भी नहीं है और D भी नहीं है। D तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। कब? जब परावैद्युत पट्टी नहीं रखी हो। बीच में जैसे हमने परावैद्युत पट्टी रखी तो वायु का स्थान उसने घेर लिया, वायु कम हो गई। कितनी कम हो गई? जितनी मोटी हमने पट्टी रखी है, यानी T मोटाई की पट्टी हम इसमें से T जो है माइनस कर देंगे।
ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका d माइनस टी, यानी ये दूरी, और क्या माना आएगा E2। क्यों? क्योंकि E2 हमने किसके लिए माना है? वायु के लिए। देखिए वायु के लिए E2, ये ठीक है ना। आप देखिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं, d माइनस टी आ गया, और E2 का मान ये देखिएगा समीकरण नंबर 2 से Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 4। प्यारे छात्रों, इतना समझ में आ गया होगा। हमने V1 का मान कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए V1 क्या है? परावैद्युत पट्टी में विभव। V2 क्या है? वायु में विभव। अब क्या करेंगे? दोनों विभवों को जोड़ देंगे। ठीक है ना। यहां देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो कुल विभव देखिए, कुल विभव, कुल विभव देखिएगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन की आंख कहां है? मछली में। हमारी आंख कहां है? V निकालने में, Q निकालने में। Q यहां पे पहले से आ चुका है, हमें V की तलाश थी। V हमने कहां से प्राप्त किया? R और E, इन दोनों के गुणनफल से हमने प्राप्त किया। हमें E से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने शुरुआत E से ही करी है, लेकिन अब E को हमें हटाना है, उसकी जगह V को लाना है। ठीक है ना। तो कुल विभव हो गया आपका V बराबर V1 प्लस V2। ठीक, अब V1 का मान रख देंगे। क्या मान है? देखिए टी क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 प्लस, ठीक, यहां देखिए d माइनस टी, और यह आ जाएगा q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। फिर से चलेंगे, v बराबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए q यहां भी है, q यहां भी है, के ए एप्सिलॉन, ये देखिए ए एप्सिलॉन 0 यहां भी है, ए एप्सिलॉन 0 यहां भी है। ठीक है ना। के दोनों में नहीं है तो के को हम नहीं लेंगे, तो यहां लिखेंगे q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, तो यहां लिखेंगे t अपॉन के प्लस d माइनस टी। ठीक, अब ये देखिए, अब इस q को देखिए, q भी यहां पे हमें प्राप्त हो चुका है, v भी प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, अब q को क्या करेंगे? हम v के नीचे ले गए। ये देखिए, तो क्या आ गया? ये देखिए, इसको पहले लिख लिया d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको पहले लिख लिया हमने, इसको यहां लिख लिया, इसको यहां लिख लिया, बट्टे कितना आ जाएगा? ए एप्सिलॉन 0। अब ये देखिए, नजर कहां है? देखिए, हमें q अपॉन वी चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल गया? v अपॉन क्यू मिल गया। तो इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में कर लेते हैं। बिल्कुल हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं। q अपॉन जो बताता है का निशान, q अपॉन v, इसको भी आप चेंज कर दीजिए, a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। प्यारे छात्रों, ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है, ये देखिएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? C, है ना। इसको हम कह देते हैं C। तो यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमें जो C का फाइनल सूत्र जो हमें प्राप्त हुआ, वो क्या मिला? C बराबर, बोलिए, C बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये उस समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का हमें सूत्र प्राप्त हो गया, जिसकी प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। ठीक है प्यारे छात्रों, फिर से देखिएगा, C बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अब हम इस सूत्र की कुछ विशेष स्थितियों पर विचार करते हैं। अभी जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार से है, C बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। पहली स्थिति पर हम विचार करते हैं, और स्थिति इस प्रकार से है कि माना प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो पूरी प्लेटों के बीच पूरी लंबाई तक फैला हुआ है, यानी आंशिक रूप से फैला नहीं है। तो स्थिति कुछ इस प्रकार से है, इसकी हम अर्थिंग कर देते हैं। तो तब क्या होगा? ये देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जो T है वो D के बराबर है, यानी बीच में इतनी सी प्लेट ना होके, बीच में प्लेट ना होके वो पूरे में प्लेट ऐसे फैली हुई है ना। तो यहां पर जो T है वो D से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम देखेंगे C बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन d
माइनस और टी की जगह हम क्या लगा लेंगे, डी लगा लेंगे, प्लस और टी की जगह क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन के। अब देखिए डी से डी कैंसिल, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी अपॉन के ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये हमने पहले भी पढ़ा है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के सूत्र के रूप में, है ना। तो इसी सूत्र से ये आया है, इसकी एक विशेष कंडीशन से आया है। दूसरी हम विशेष स्थिति पर विचार करते हैं, और दूसरी स्थिति क्या है कि प्लेटों के बीच में, फिर से हम चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए प्लेट X है और ये प्लेट मान लीजिए Y है, और इसको हमने पहले की भांति इसको भूसंपर्कित कर दिया है। और ये मान के चलते हैं दूसरी स्थिति में कि प्लेटों के बीच में अब माध्यम के नहीं है, प्लेटों के बीच में अभ्रक नहीं भरा है, मोम नहीं भरा है, तेल नहीं भरा है, बल्कि क्या है, हवा है, वायु है। इनके बीच का जो हम माध्यम है उसको हम मान लेते हैं क्या है, वायु। तो प्यारे छात्रों, जब पूरे उसमें वायु है तो टी का मान क्या हुआ, कोई परावैद्युत पट्टी नहीं है, तो टी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अगर परावैद्युत माध्यम ही नहीं है तो परावैद्युत माध्यम नहीं है तो परावैद्युत माध्यम की पट्टी भी नहीं होगी, तो टी का मान क्या हो जाएगा, ये जो टी है यहां पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम यहां पे क्या करते हैं, मान लगा देते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्यारे छात्रों, हमें प्राप्त होगा सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 डी, और डी ए दोनों के बीच की दूरी है, यहां भी डी जो है दूरी है, ठीक। तो डी माइनस और टी का मान कितना लगाएंगे, 0 लगा देंगे, प्लस टी अपॉन के, टी का मान तो 0 है, के का मान कितना है, 1 हो गया। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये आ जाएगा। ये इसको कहते हैं हम वायु संधारित्र। इसे क्या कहते हैं प्यारे छात्रों, इसे कहते हैं हम वायु संधारित्र, और इसके नीचे यहां लिख दिया हमने वायु। तो ये वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि वायु संधारित्र क्या होता है। तो ऐसा संधारित्र, ऐसा समांतर पट्ट संधारित्र जिनकी प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो, ऐसे संधारित्र को हम वायु संधारित्र कहते हैं। और ऐसे संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ए जो है प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया, और डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी हो गई, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। प्यारे छात्रों, अब हम इसकी तीसरी और अंतिम विशेष परिस्थिति पर गौर करते हैं। तीसरी विशेष परिस्थिति है कि यदि जो है उनके बीच का जो माध्यम है वो धातु की पट्टी रखी है, उनके बीच में धातु की पट्टी, प्लेटों के बीच में। ये देखिए, हम फिर से चित्र बनाते हैं। ये देखिए, ये एक्स प्लेट और ये जो है वाई प्लेट, और इनके बीच में हमने कोई धातु की पट्टी रख दी। इनके बीच में धातु की पट्टी रख दी, जिसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई है। ये देखिए, धातु की पट्टी, ये हो गया धातु की पट्टी, और इसकी मोटाई कितनी है, टी है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी हो गई। ठीक है ना। इस स्थिति में धातु की पट्टी के लिए के का मान कितना होता है, अनंत हो जाता है। ठीक है ना। इसीलिए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी, प्लस इस सूत्र में देखिए, ये देखिएगा टी अपॉन के, तो टी अपॉन कितना हो जाएगा, अनंत, टी अपॉन अनंत, और टी अपॉन अनंत हो जाएगा 0। तो सी बराबर आ जाएगा धातु के लिए ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी। तो इसको हम धातु लिख देते हैं। तो प्यारे छात्रों, 3 विशेष परिस्थितियां आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने उस समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र की स्थापना करी, जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा था, और इसके बाद
सूत्र से ही संबंधित हमने 3 विशेष परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया और 3 स्थितियां हमने ज्ञात करी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इससे आगे की कक्षाओं में हम आगे की विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।